नमस्कार। प्रस्तुत है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास चोखेर बाली का 15वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। महेंद्र विनोदिनी को एक अलग मकान में रख छोड़ता है और खुद भी उसी के साथ उसी घर में रहने का फैसला कर अपना घर छोड़ विनोदिनी के पास आ जाता है। पर बिहारी के प्रेम में पागल विनोदिनी महेंद्र को कहती है कि वो जाकर खुद अपने ही घर में रहे, वह यहाँ अकेले ही रहना चाहती है। महेंद्र इस उपेक्षा को सह नहीं पाता और मन ही मन अपने इस अपमान का बदला लेने की ठान लेता है। उसे यह भी लगता है कि बिहारी की वजह से ही विनोदिनी उसकी उपेक्षा कर रही है। गुस्से में वो बिहारी के घर पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि बिहारी 2-4 दिन हुए घर छोड़कर पछाह गांव चला गया है। वहां बिहारी के घर विनोदिनी ने गांव से जो चिट्ठी बिहारी को लिखी थी वो महेंद्र को मिल जाती है। वह चिट्ठी अभी तक खुली भी नहीं थी। महेंद्र उसे खोलकर पढ़ लेता है। महेंद्र का शक यकीन में बदल जाता है कि विनोदिनी बिहारी को ही प्यार करती है, महेंद्र को नहीं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। महेंद्र का खाना तैयार था। राजलक्ष्मी सोच रही थी महेंद्र बहू से हंसी दिल्लगी कर रहा होगा, लिहाजा भोजन ले जाकर बीच में रुकावट डालने को जी नहीं चाह रहा था। आशा को उतरते देख खाने की जगह पर थाली रखकर उन्होंने महेंद्र को खबर दी। महेंद्र खाना खाने जाने को उठ ही रहा था कि आशा दौड़कर कमरे में गई और दीवार से अपनी तस्वीर उतारकर छत की दीवार के बाहर फेंक दी और अपनी कॉपी किताबें उठा ले गई। खा पीकर महेंद्र कमरे में आ बैठा, लेकिन राजलक्ष्मी ने बहू को आसपास कहीं नहीं पाया। अंत में रसोई में जाकर देखा, आशा उनके लिए दूध उबाल रही थी। कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, क्योंकि जो नौकरानी रोज़ दूध उबाला करती थी वह पास ही थी और आशा के इस निरर्थक उत्साह पर ऐतराज़ भी कर रही थी। पानी डालकर जितना दूध वह रोज़ गायब करती थी, आज वह हाथ से जाता रहा, इससे वह अकुला रही थी। राजलक्ष्मी बोली, अरे यहाँ क्यों बहू, ऊपर जाओ। आशा ने ऊपर जाकर सास के कमरे में पनाह ली। बहू के इस व्यवहार से राजलक्ष्मी नाराज हुई। उन्होंने सोचा, उस मायाविनी के फंदे से निकलकर महेंद्र घड़ी भर के लिए घर भी आया तो नाराज होकर रूठ कर बहू फिर उसे घर से निकालने को तैयार है। और विनोदिनी के फंदे में जो महेंद्र पड़ा है वह भी तो आशा के ही चलते। मर्द तो गलत राह पर चलने के लिए पांव बढ़ाए ही रहता है। औरत का कर्तव्य है छल बल और कौशल से उसे सही रास्ते पर रखे। राजलक्ष्मी ने फटकार बताई, यह तुम्हारा क्या रवैया है बहू? खुशकिस्मती से स्वामी कहीं घर आ गए तो मुंह लटकाए तुम इस कोने में उस कोने में छिपी हुई क्यों फिरती हो? खुद को कसूरवार समझकर अंकुश खाए हुए किसी तरह आशा ऊपर गई और मन को आगा पीछा करने का जरा भी मौका न देखकर वह एक सांस में कमरे के अंदर चली गई। 10 बज चुके थे। उस समय महेंद्र बिस्तर के पास खड़ा बेमतलब बड़ी देर से चिंतित सा मच्छरदानी झाड़ रहा था। उसके मन में विनोदिनी के लिए एक तीखा अभिमान हो गया था। वह मन में सोच रहा था कि विनोदिनी ने आखिर मुझे ऐसा खरीदा हुआ गुलाम समझ रखा है कि मुझे आशा के पास भेजते हुए उसके मन में जरा भी आशंका न हुई। कहीं मैं आज से आशा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूं तो वह किसके सहारे इस दुनिया में खड़ी होगी? उसने सोचा वह विनोदिनी से अपनी उपेक्षा का बदला जरूर लेगा। आशा ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, महेंद्र ने अनमना होकर मच्छरदानी झाड़ना बंद कर दिया। समस्या यह हुई कि आशा से वह बोलचाल शुरू कैसे करे। बनावटी हंसी हंसकर अचानक जो बात उसकी जबान पर आ गई, महेंद्र वही बोल पड़ा, मैं देख रहा हूं तुमने भी मेरी तरह पढ़ने लिखने में जी लगाया है। यहाँ कॉपी किताबें पड़ी थी, कहाँ गई? बात बेसिर पैर की लगी। इतना ही नहीं, उसने आशा को चोट की। गंवार आशा शिक्षित होने की चेष्टा कर रही है, वह बड़ी ही गोपनीय बात थी उसकी। उसका वह संकल्प अगर किसी के हंसी मजाक के अभ्यास से गोपनीय रखने का विषय था तो वह खास तौर से महेंद्र के। उसे महेंद्र ने जब बोलचाल के आरंभ में ही हंसकर वही बात चलाई तो बेरहम बातों की मार खाए कोमल बच्चे की देह सा उसका मन संकुचित और पीड़ित होने लगा। वह कुछ बोली नहीं, मुंह फेर कर तिपाई का किनारा पकड़े खड़ी रही। मुंह से बात निकलते ही महेंद्र ने समझ लिया कि यह बात संगत और समय के अनुकूल नहीं हुई,
लेकिन ऐसी स्थिति में उपयुक्त बात क्या हो सकती है वह यह सोच ही न सका। बीच में इतना बड़ा विद्रोह हो गया, उसके बाद पहले की तरह कोई सहज बात जचती ही नहीं। महेंद्र ने सोचा, मैं शहरी के अंदर दाखिल हो जाऊं तो वहां के एकांत से शायद बात करना सहज हो। यह सोचकर अपनी धोती के छोर से वह फिर मसहरी झाड़ने लगा। नया अभिनेता रंगमंच पर जाने के पहले जैसा अपना पार्ट मन ही मन दोहराया करता है, महेंद्र वैसे ही मसहरी के सामने खड़ा खड़ा अपने वक्तव्य और कर्तव्य के बारे में सोचता रहा। इतने में हल्की सी आहट हुई। महेंद्र ने मुड़कर देखा तो वहां आशा नहीं थी। अगले दिन महेंद्र ने माँ से कहा, माँ, मुझे पढ़ने लिखने के लिए कोई एकांत कमरा चाहिए, मैं चाची वाले कमरे में रहूंगा। माँ खुश हो गई। सोचा अब तो महेंद्र घर में ही रहेगा, लगता है बहू से सुलह हो गई। भला अपनी ऐसी अच्छी बहू की कैसे सदा उपेक्षा कर सकता है। ऐसी लक्ष्मी को छोड़कर उस मायाविनी डायन के पीछे वह कब तक भूला रह सकता है। माँ ने कहा, हर्ष क्या है, रहो। उन्होंने तुरंत ताला खोला और झाड़ू पोछा शुरू कर दी। अरे ओ बहू, कहाँ गई? बड़ी कठिनाई से घर के कोने में दुबकी हुई बहू को बरामद किया गया। एक धुली चादर ले आओ, इस कमरे में मेज नहीं है, लगानी पड़ेगी। और इस रोशनी से भी काम नहीं चलेगा, ऊपर से अपना वाला लैंप भिजवा दो। इस तरह दोनों ने मिलकर उस घर के राजाधिकार के लिए अन्नपूर्णा के कमरे में राज सिंहासन तैयार कर दिया। महेंद्र ने सेवा में लगी हुई माँ और बहू की तरफ ताका भी नहीं। वही किताब लिए जरा भी समय बर्बाद न करके गंभीर होकर पढ़ने बैठ गया। सोना ऊपर के कमरे में होगा या वहीं, कोई समझ न सका। बड़े जतन से राजलक्ष्मी ने आशा को मूरत की तरह सजा कर कहा, बहू, जरा महेंद्र से पूछ तो आओ, उसका बिस्तर क्या ऊपर लगेगा? इस प्रस्ताव पर आशा का पांव हरगिज न हिला। वह सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रही। नाराज होकर राजलक्ष्मी खरी खोटी सुनाने लगी। बड़े कष्ट से आशा दरवाजे तक गई, पर उससे आगे न बढ़ सकी। दूर से बहू का वह रवैया देखकर राजलक्ष्मी नाराज होकर इशारे से निर्देश करने लगी। मरी सी होकर आशा कमरे में गई। आहट पाकर किताबों से सिर न उठाकर ही महेंद्र ने कहा, मुझे अभी देर है, फिर तड़के ही उठकर पढ़ना है, मैं यहीं सोऊंगा। शर्म की हद हो गई। आशा महेंद्र को ऊपर सुलाने के लिए थोड़े ही गिड़गिड़ाने आई थी। वह कमरे से निकली। निकलते ही खींचकर राजलक्ष्मी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? आशा बोली, अभी पढ़ रहे हैं, वो यहीं सोएंगे। यह कहकर वह अपने को अपमानित महसूस करके शयन कक्ष में चली गई। उसे कहीं चैन नहीं, मानो सब कुछ दोपहर की धरती सा तप उठा है। कुछ रात बीती तो उसके कमरे के दरवाजे पर थपकी पड़ी। बहू, बहू, दरवाजा खोलो। आशा ने झटपट दरवाजा खोला। दमे की मरीज राजलक्ष्मी सीढ़ियां चढ़कर तकलीफ से सांसें ले रही थी। कमरे में जाकर वह बिस्तर पर बैठ गई और वाक शक्ति लौटते ही बोली, तुम्हारी अकल की बलिहारी, ऊपर कमरा बंद किए पड़ी हो। यह क्या राग रोष का समय है? इस मुसीबत के बाद भी तुम्हारे भेजे में बुद्धि नहीं आई? जाओ, नीचे जाओ। आशा ने धीमे से कहा, उन्होंने कहा है एकांत में रहेंगे। राजलक्ष्मी, कह दिया और हो गया। गुस्से में जाने क्या कह गया, उसी पर तुम तुनक कर बैठोगी। ऐसी तुनक मिजाज होने से काम नहीं चलेगा। जाओ, जल्दी जाओ। दुख के दिनों में सास को बहू से लाज नहीं। जो भी तरकीब उन्हें आती है उसी से महेंद्र को किसी तरह बांधना पड़ेगा। आवेग से बातें करते हुए राजलक्ष्मी का दम फिर से फूलने लगा। अपने को थोड़ा बहुत संभाल कर उठी। आशा भी आजीज न होकर पकड़कर उन्हें नीचे लिवा ले गई। उनके सोने के कमरे में आशा ने उन्हें बिठा दिया और पीठ की तरफ तकिया लगाने लगी। राजलक्ष्मी बोली, रहने दो बहू, किसी और को भेज दो, तुम जाओ। अब की बार आशा जरा भी न हिचकी। सास के कमरे से निकलकर सीधे महेंद्र के कमरे में गई। महेंद्र के सामने मेज पर किताब खुली पड़ी थी। वह मेज पर दोनों पैर रखकर कुर्सी पर माथा टेके ध्यान से न जाने क्या सोच रहा था। उसके पीछे पैरों की आहट हुई।
चौंक कर उसने पीछे की ओर देखा, मानो किसी के ध्यान में लीन था। एकाएक धोखा हुआ कि वह आ गई। आशा को देखकर महेंद्र संभला। खुली किताब को उसने अपनी गोद में खींच लिया। मन ही मन महेंद्र को अचरज हुआ। इन दिनों ऐसे बेखटके से आशा तो उसके सामने नहीं आती। अचानक भेंट हो जाती तो वह वहां से चल देती थी। आज इतनी रात को वह इस सहज भाव से उसके कमरे में आ गई। ताज्जुब है। किताब से आंखें हटाए बिना ही महेंद्र ने समझा आज आशा के लौट जाने के लक्षण नहीं। वह महेंद्र के सामने आकर स्थिर भाव से खड़ी हुई। इस पर महेंद्र से मान करते न बना। सिर उठाकर उसने देखा। आशा ने साफ शब्दों में कहा, माँ का दम उखड़ आया है, चलकर एक बार देख लो तो अच्छा हो। महेंद्र, कहाँ है वे? अपने सोने के कमरे में है, नींद नहीं आ रही है। अच्छा, चलो मैं उन्हें देख आऊं। बहुत दिनों के बाद आशा से इतनी सी बात करके महेंद्र जैसे हल्का हुआ। किसी दुर्भेद किले की दीवार सी नीरवता मानो उन दोनों के बीच स्याह छाया डाले खड़ी थी। महेंद्र की ओर से उसे तोड़ने का कोई हथियार न था। ऐसे समय आशा ने अपने हाथों से किले में एक छोटा सा दरवाजा खोल दिया। आशा सास के कमरे के दरवाजे पर खड़ी रही। महेंद्र गया। उसे असमय में अपने कमरे में आया देखकर राजलक्ष्मी को डर लगा। सोचा, कहीं फिर से दोनों में कहासुनी हो गई क्या और वह चल देने की बात करने आया है। पूछा, अब तक सोया नहीं महेंद्र? महेंद्र ने कहा, क्या दमा उखड़ आया है माँ? जमाने के बाद यह सवाल सुनकर उनके मन में मान हो आया। समझी जब बहू ने जाकर बताया तो यह माँ का हाल पूछने आया है। इस आवेश में उनका कलेजा और भी कांपने लगा। किसी तरह बोली, तू जाकर सो रह, यह तो कुछ भी नहीं। महेंद्र, नहीं, एक बार जांच करके देखना अच्छा है, यह बीमारी टलने वाली नहीं। महेंद्र को पता था माँ को हृदय की बीमारी है। इस वजह से तथा उनके चेहरे के लक्षण देखकर उसे थोड़ी घबराहट हुई। माँ ने कहा, जांचने की जरूरत नहीं, यह बीमारी अब छूटने वाली नहीं है। महेंद्र ने कहा, खैर आज की रात के लिए मैं सोने की दवा ला देता हूं, सवेरे अच्छी तरह से देखा जाएगा। राजलक्ष्मी, दवा तो ढेर सारे खा चुकी, दवा से कुछ होता जाता नहीं। बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ। महेंद्र, तुम्हें जरा चैन तो मिले। इस पर राजलक्ष्मी ने दरवाजे पर खड़ी बहू को संबोधित करके कहा, बहू, तुम रात में महेंद्र को तंग करने के लिए यहां क्यों ले आई? यह कहते कहते उनकी सास की तकलीफ और भी बढ़ गई। तब आशा कमरे में आई। उसने कोमल किंतु दृढ़ स्वर में महेंद्र से कहा, तुम जाकर सो, मैं माँ के पास रहूंगी। महेंद्र ने आशा को अलग बुलाकर कहा, मैंने एक दवा लाने के लिए भेजा है, 2 खुराक दवा होगी। अगर एक से नींद ना आए तो घंटे भर बाद दूसरी खुराक दे देना। रात में सांस और बढ़े तो मुझे खबर देना। यह कहकर महेंद्र अपने कमरे में चला गया। आशा आज जिस रूप में उसके सामने प्रकट हुई, उसके लिए वह नया रूप था। इस आशा में संकोच नहीं, दीनता नहीं। यह आशा अपने अधिकार में खड़ी हुई थी। अपनी स्त्री की महेंद्र ने सदा ही उपेक्षा की थी। आशा ने जवाब न दिया, पीछे बैठकर पंखा झलने लगी। राजलक्ष्मी ने कहा, तुम सो जाकर बहू। आशा धीरे से बोली, मुझे यहीं रहने को कह गए हैं। आशा समझती थी कि यह जानकर माँ खुश होंगी कि महेंद्र उसे माँ की सेवा के लिए छोड़ आया है। राजलक्ष्मी ने जब साफ समझ लिया कि आशा महेंद्र के मन को बांध नहीं पा रही, तो उनके जी में आया कम से कम मेरी बीमारी के नाते ही महेंद्र को यहाँ रहना पड़े तो भी अच्छा है। उन्हें डर लगा कि कहीं वे सचमुच ठीक ना हो जाएं, इसलिए आशा से छिपाकर वह दवा फेंकने लगी। अनमना महेंद्र कुछ खास ख्याल नहीं करता था, लेकिन आशा यह देख रही थी कि राजलक्ष्मी की बीमारी दबने के बजाय कुछ बढ़ ही रही है। वह सोचती, महेंद्र खूब सोच विचार कर दवा दे ही नहीं रहा है। उसका मन इतना ही खराब हो गया है
कि माँ की तकलीफ भी उसे सचेत नहीं कर पाती। उसके इस दुर्गति पर आशा अपने मन में उसे धिक्कारे बिना न रह सकी। एक तरफ से बिगड़ने पर क्या कोई हर तरफ से बर्बाद हो जाता है? एक दिन शाम को बीमारी की पीड़ा में राजलक्ष्मी को बिहारी की याद आ गई। जाने वह कब से नहीं आया। आशा से पूछा, जानती हो बहू, बिहारी आजकल कहाँ है? उसका महेंद्र से कुछ झगड़ा है क्या? यह उसने बड़ा बेजा किया बहू। उस जैसा महेंद्र का भला चाहने वाला और कोई नहीं। यह कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए। एक एक करके आशा को बहुतेरे बातें याद आने लगी। अंधी और भोली आशा को समय पर चेताने के लिए जाने कितनी बार कितनी कोशिश बिहारी ने की, और उन्हीं कोशिशों के चलते वह आशा का अप्रिय हो उठा। बड़ी देर तक चुपचाप चिंतित रहकर राजलक्ष्मी बोल उठी, बहू, बिहारी होता तो हमारे इस आड़े वक्त में बड़ा काम आता। वह हमें बचाता, बात यहां तक बढ़ न पाती। आशा चुपचाप सोचती रही। उसास लेकर राजलक्ष्मी ने कहा, उसे अगर मेरी बीमारी का पता चल जाए तो वो हरगिज नहीं रुक सकता। आशा समझ गई, राजलक्ष्मी चाहती हैं कि बिहारी को यह खबर मिले। बिहारी के न होने से वह असहाय सी हो गई हैं। उधर कमरे की बत्ती गुल करके चांदनी रात में महेंद्र खिड़की के पास चुप खड़ा था। उसे पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा था। घर में कोई आराम नहीं। जो नितांत अपने हैं उनसे जब सहज नाता टूट जाता है तो उन्हें बेराने की तरह आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता, और फिर प्रियजन के समान सहज ही अपनाया भी नहीं जा सकता। पीछे से आहट मिली तो महेंद्र ने समझा आशा आई है। उसे मानो आहट मिली ही नहीं, इस भाव से वह स्थिर खड़ा रहा। आशा बहाना ताड़ गई, फिर भी वह कमरे के बाहर नहीं गई। पीछे खड़ी खड़ी बोली, एक बात है, वही कहकर चली जाऊंगी। महेंद्र ने पलट कर कहा, जाना ही क्यों पड़ेगा, जरा देर बैठ ही जाओ। इस भलमनसाहत पर उसने ध्यान न दिया। स्थिर खड़ी खड़ी बोली, बिहारी भाई साहब को माँ की बीमारी की खबर देना लाजमी है। बिहारी का नाम सुनते ही महेंद्र के गहरे जख्म पर चोट लगी। अपने को संभाल कर वह बोला, लाजमी क्यों है? मेरे इलाज का भरोसा नहीं हो रहा क्या? आशा के मन में यह शिकायत भरी थी कि महेंद्र माँ के इलाज में उतना ध्यान नहीं दे रहा, तो उसके मुंह से निकल पड़ा, कहा, उनकी बीमारी तो जरा भी नहीं सुधरी, बल्कि दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इस मामूली बात में जो आँच थी, महेंद्र अपने अहंकार से आहत हो विस्मित व्यंग के साथ बोला, देखता हूं तुमसे ही डॉक्टरी सीखनी पड़ेगी। इस व्यंग से आशा की जमी हुई वेदना पर अप्रत्याशित चोट लगी। तिस पर कमरे में अंधकार था। जो सदा चुप ही रह जाने वाली आशा आज बेखटके तेजी के साथ बोल उठी, डॉक्टरी ना सही, माँ की सेवा तो सीख सकते हो। आशा से ऐसा जवाब पाकर महेंद्र के अचरज की सीमा न रही। ऐसे तीखे वाक्य सुनने का वह आदी न था। वह कठोर हो उठा और बोला, तुम्हारे बिहारी भाई साहब को यहां आने की मनाही क्यों की? तुम तो जानती हो, शायद एक बार फिर याद आ गई। आशा तेजी से बाहर चली गई। शाम की आंधी मानो उसे ढकेल कर ले गई। शर्म अपने लिए न थी। जो आदमी सिर से पैर तक अपराध में डूबा हो, वह जुबान पर ऐसे झूठे अपवाद भी ला सकता है। इतनी बड़ी बेहयाई को लाज के पहाड़ से भी नहीं ढका जा सकता। आशा के चले जाने के बाद ही महेंद्र अपनी पूरी हार का अनुभव कर सका। महेंद्र को मालूम भी न था कि आशा कभी भी किसी भी अवस्था में महेंद्र को इस तरह धिक्कार सकती है। उसे लगा जहां उसका सिंहासन था वहीं वह धूल में लौट रहा है। इतने दिनों बाद अब उसे यह शंका होने लगी, आशा की वेदना कहीं घृणा में न बदल जाए। उधर बिहारी की चर्चा आते ही विनोदिनी की चिंता ने उसे बेताब कर दिया। पश्चिम से बिहारी लौटा या नहीं, कौन जाने। हो सकता है इस बीच विनोदिनी उसका पता ले आई हो। विनोदिनी से बिहारी की भेंट भी असंभव नहीं। महेंद्र से अब प्रतिज्ञा का पालन न हो सका। रात को राजलक्ष्मी की तकलीफ बढ़ गई। उनसे रहा न गया। उन्होंने महेंद्र को बुलावा भेजा। बड़ी तकलीफ से आवाज निकाली, महेंद्र,
बिहारी को देखने का मेरा बड़ा जी चाहता है। बहुत दिनों से वह नहीं आया है। आशा सास को पंखा जल रही थी, मुंह नीचे किए बैठी रही। महेंद्र ने कहा, वह यहाँ नहीं है, जाने कहाँ पछा गया है। राजलक्ष्मी ने कहा, मेरी अंतरात्मा कह रही है वह यहाँ है, सिर्फ तुझसे रूठ कर नहीं आ रहा है। मेरे सिर की कसम रही, कल तू एक बार उसके यहाँ जरूर जाना। महेंद्र ने कहा, अच्छा जाऊंगा। उसने सोचा, आज बिहारी के लिए सब परेशान हैं। दूसरे दिन तड़के ही महेंद्र बिहारी के यहाँ पहुंच गया। देखा दरवाजे पर कई बैलगाड़ियों पर नौकर चाकर सामान लाद रहे हैं। महेंद्र ने भज्जो से पूछा, माजरा क्या है? भज्जो ने कहा, बाबू ने बाली में गंगा के किनारे एक बगीचा लिया है, यह सब वहीं जा रहा है। महेंद्र ने पूछा, बाबू घर पर हैं क्या? भज्जो ने कहा, वे सिर्फ 2 दिन कलकत्ता रुककर कल फिर बगीचे चले गए। सुनते ही महेंद्र का मन आशंका से भर गया। उसकी गैरहाजिरी में विनोदिनी से बिहारी की भेंट जरूर हुई है, इसमें उसे कोई संदेह न रहा। उसने कल्पना की आंखों से देखा, विनोदिनी के डेरे के बाहर भी बैलगाड़ियां लद रही हैं। उसे यह निश्चित सा लगा कि इसीलिए मुझ नासमझ को विनोदिनी के डेरे से दूर ही रखा गया है। पल भर की भी देर न करके महेंद्र गाड़ी पर सवार हुआ और कोचवान से हाँकने को कहा। बीच बीच में कोचवान को इसलिए गालियां भी सुनाई कि घोड़े तेज नहीं चल रहे। गली के अंदर डेरे के दरवाजे पर पहुंचकर देखा, यात्रा की कोई तैयारी नहीं। डर लगा कहीं यह काम पहले ही न हो चुका हो। तेजी से किवाड़ के कड़े खटखटाए। अंदर से जैसे ही बूढ़े नौकर ने दरवाजा खोला, महेंद्र ने पूछा, सब ठीक तो है? उसने कहा, जी हाँ, ठीक ही है। ऊपर जाकर महेंद्र ने देखा विनोदिनी नहाने गई है। उसके सूने सोने के कमरे में जाकर महेंद्र विनोदिनी के रात के बिस्तर पर लौट गया। दोनों हाथों से खींचकर चादर को छाती के पास ले आया और उस पर मुंह रखते हुए बोला, बेरहम, निर्दयी। हृदय के उच्छ्वास को इस तरह निकालकर वह सेज से उठकर विनोदिनी का इंतजार करने लगा। कमरे में चहलकदमी करते हुए देखा, फर्श के बिछौने पर एक अखबार खुला पड़ा है। समय काटने के ख्याल से कुछ अनमना सा होकर उसने अखबार उठाकर देखा। जहां पर उसकी नजर पड़ी वहीं पर बिहारी का नाम था। उसका मन बात की बात में अखबार देखते देखते वहीं पर टूट पड़ा। किसी ने संपादक के नाम पत्र लिखा था। मामूली तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के बीमार होने पर निःशुल्क चिकित्सा और सेवा के लिए बिहारी ने बाली में एक बगीचा खरीदा है। वहां एक साथ 5 आदमियों के लिए प्रबंध हो चुका है, आदि आदि। यह खबर विनोदिनी ने पढ़ी। पढ़कर उसके मन में क्या हुआ होगा? बेशक उसका मन इधर उधर ही भाग भाग कर रहा होगा। न केवल इसलिए बल्कि महेंद्र का जी इस वजह से और भी छटपटाने लगा कि बिहारी के इस संकल्प से उसके प्रति विनोदिनी की भक्ति और भी बढ़ जाएगी। बिहारी को महेंद्र ने अपने मन में हम्बग और उसके इस काम को सनक कहा। विनोदिनी के पैरों की आहट सुनकर महेंद्र ने अखबार मोड़ दिया। नहाकर विनोदिनी कमरे में जो आई, महेंद्र उसके चेहरे की तरफ देखकर हैरत में आ गया। उसमें जाने कैसा एक अनोखा बदलाव आ गया था। मानो पिछले कई दिनों तक वह धुनी जलाकर तप कर रही थी। उसका शरीर दुबला हो गया था और उस दुबलेपन को भेद कर उसके पीले चेहरे से एक चमक निकल रही थी। बिहारी के पत्र की उम्मीद उसने छोड़ दी है। अपने ऊपर बिहारी की बेहद हिकारत की कल्पना करके वह 8 पहर चुपचाप जल रही थी। बिहारी मानो उसी का तिरस्कार करके पछाह चला गया है। उस तक पहुंच पाने की कोई तरकीब उसे नहीं सूझी। कामकाजी विनोदिनी काम की कमी से इस छोटे से घर में घुल रही थी। उसकी सारी तत्परता खुद उसी को घायल करते हुए चोट कर रही थी। उसके समूचे भावी जीवन को इस प्रेमहीन, कर्महीन, आनंदहीन घर में, इस सकरी गली में सदा के लिए कैद समझकर उसकी बागी प्रकृति हाथ न आने वाली अदृश्य शक्ति के खिलाफ मानो आसमान से सिर मारने की बेकार कोशिश कर रही थी।
नादान महेंद्र ने विनोदिनी की मुक्ति के सारे रास्तों को चारों तरफ से बंद करके जीवन को इतना सकरा बना दिया है। उस महेंद्र के प्रति उसकी घृणा और विद्वेष की सीमा न रही। वह समझ गई थी कि उस महेंद्र को अब वह ठुकरा कर हरगिज दूर नहीं जा सकती। इस सकरे डेरे में महेंद्र रोज उसके पास सट कर बैठा रहेगा। अलक्षित आकर्षण से प्रतिदिन तिल तिल वह उसकी ओर खींचती रहेगी। इस अंधेरे कुएं में, इस समाज भ्रष्ट जीवन के कीच की सेज पर घृणा और आसक्ति के बीच रोज रोज जो लड़ाई होती रहेगी वह बड़ी ही विभत्स है। उसने खुद अपने हाथों, खुद चाहकर महेंद्र के अतल से एक लपलपाती जीभ वाली लोलुपता के जिस क्लेद सने सरीसृप को खोद निकाला है, उसकी पूंछ के बंधन से वह अपने आप को कैसे बचाएगी। एक तो उसका दुखा हुआ दिल, तिस पर यह छोटा रुंधता सा डेरा और उसमें महेंद्र की वासना की लहरों के थपेड़े। इसकी कल्पना से ही विनोदिनी का मन प्राण पीड़ित हो उठा। जीवन में इसका अंत कहाँ, इनसे वह बाहर कब निकल पाएगी। विनोदिनी का वह दुबला पीला चेहरा देखकर महेंद्र का मन ईर्ष्या से जल उठा। उसमें ऐसी कोई शक्ति नहीं कि वह बिहारी की चिंता में लगी इस तपस्विनी को जबरदस्ती उखाड़ सके। गिद्ध जिस तरह मेमने को झपट्टा मारकर देखते ही देखते अपने अगम अग्रभेदी पहाड़ के बसेरे में ले भागता है, क्या वैसी ही कोई मेघों से घिरी दुनिया की निगाहों से परे जगह नहीं जहां महेंद्र अकेला ही अपने इस सुंदर शिकार को कलेजे के पास छिपाकर रख सके। विरह की जलन स्त्रियों के सौंदर्य को सुकुमार कर देती है, ऐसा महेंद्र ने संस्कृत काव्यों में पढ़ा था। आज विनोदिनी को देखकर वह जितना ही अनुभव करने लगा, उतना ही सुख सने दुख के आलोड़न में उसका हृदय व्यथित होने लगा। विनोदिनी जरा देर स्थिर रही, फिर पूछी, तुम चाय पी कर आए हो? महेंद्र ने कहा, समझ लो पीकर ही आया हूं, मगर इस वजह से अपने हाथ से प्याला देने की कंजूसी मत करो, प्याला मुझे दो। शायद जानकर ही विनोदिनी ने निहायत निर्दयता से महेंद्र के इस उच्छ्वास को चोट पहुंचाई और कहा, बिहारी भाई साहब इन दिनों कहाँ हैं, मालूम है? महेंद्र का चेहरा फक हो गया, बोला, कलकत्ता में तो वो नहीं है इन दिनों। विनोदिनी, पता है क्या उनका? यह तो वो किसी को नहीं बताना चाहता। विनोदिनी, खोज नहीं की जा सकती पूछताछ करके? महेंद्र, मुझे तो ऐसी कोई जरूरत नहीं जान पड़ती। विनोदिनी, क्या जरूरत ही सब कुछ है? बचपन से आज तक की मैत्री क्या कुछ भी नहीं? महेंद्र, बिहारी मेरा छुटपन का साथी है, तुम्हारी दोस्ती महज 2 दिनों की है, फिर भी ताकीद तुम्हारी ही ज्यादा है। विनोदिनी, इसी से तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दोस्ती कैसे करनी चाहिए यह तुम अपने वैसे दोस्त से भी ना सीख सके। महेंद्र, मुझे कतई इसका मलाल नहीं, मगर धोखे से औरत का दिल कैसे लिया जाता है यह विद्या उससे सीखता तो आज काम आती। विनोदिनी, केवल चाहने से वह विद्या नहीं सीखी जा सकती, उसकी क्षमता भी होनी चाहिए। महेंद्र, गुरुदेव का पता मालूम हो तो मुझे बताओ, इस उम्र में उनसे दीक्षा ले आऊं, फिर क्षमता की कसौटी होगी। विनोदिनी, मित्र का पता ढूंढ निकालने की जरूरत न हो तो प्रेम की बात जुबान पर मत लाओ। बिहारी भाई साहब से तुमने ऐसा बर्ताव किया है कि तुम पर कौन यकीन करेगा। महेंद्र, मुझ पर पूरा यकीन न होता तो मेरा इतना अपमान न कर पाती। मेरे प्रेम पर अगर इतनी निश्चिंतता न होती तो शायद मुझे इतनी तकलीफ भी न होती। बिहारी पालतू न बनने की कला जानता है। अगर वह कला इस बदनसीब को बता देता तो वह एक दोस्त का फर्ज अदा करता। आखिर बिहारी आदमी है, इसी से पालतू नहीं बनता। यह कहकर विनोदिनी खुले बालों को पीठ पर बिखेर कर खिड़की पर जिस तरह खड़ी थी खड़ी ही रही। महेंद्र अचानक खड़ा हुआ, मुट्ठी कस ली और नाराजगी से गरज कर बोला, आखिर बार बार मेरा अपमान करने की साहस क्यों करती हो तुम? इस इतने बड़े अपमान का कोई बदला नहीं मिलता, वह तुम्हारी क्षमता के कारण या मेरे गुण से। इतना बड़ा पुरुष मैं नहीं
कि चोट करना जानता ही नहीं। इतना कहकर वह विनोदिनी की तरफ देखता हुआ जरा देर स्तब्ध रहा, फिर बोला, विनोद, चलो यहाँ से चलें, कहीं और चलें, चाहे पछाह, चाहे किसी पहाड़ पर, जहां तुम्हारा जी करे चलो। यहाँ जीना मुहाल है, मैं मरा जा रहा हूं। विनोदिनी बोली, चलो, अभी चले पछाह। महेंद्र, पछाह? विनोदिनी, किसी खास जगह नहीं, कहीं भी 2 दिन घूमते फिरते रहेंगे। महेंद्र, ठीक है, आज ही रात को चलो। विनोदिनी राजी होकर महेंद्र के लिए खाना बनाने गई। महेंद्र ने समझ लिया बिहारी वाली खबर विनोदिनी की नज़रों से नहीं गुजरी। अखबार में जी लगाने की जैसी स्थिति अब उसके मन की नहीं है। कहीं अचानक उसे वह खबर न मालूम हो जाए, इसी उधेड़-बुन में महेंद्र पूरे दिन चौकन्ना रहा। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।